आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी जमीन की कहानी समझते हैं जिसके नाम, जिसकी आस्था और जिसकी पहचान ने हजारों सालों में कई रूप बदले हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान की। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल को उठाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा उलझाता है। इस देश को ईरान कहें या पर्शिया? आखिर एक ही जगह के ये दो नाम क्यों हैं? देखिए, इन दोनों नामों की जड़ें बिल्कुल अलग-अलग हैं। ईरान शब्द आया है आर्यन से, जिसका मतलब है आर्यों की भूमि। ये वो नाम है जिसे वहाँ के लोग खुद सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। दूसरी तरफ है पर्शिया। ये नाम यूनानियों यानी ग्रीक लोगों ने दिया था। तो एक तरह से ईरान उनका अपना अंदरूनी नाम है और पर्शिया वो नाम है जिससे बाहरी दुनिया उन्हें जानती थी। और फिर देखिए, बात है 1935 की। उस वक्त के शासक रजा शाह पहलवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरी दुनिया से कहा कि अब से हमारे देश को आधिकारिक तौर पर ईरान ही कहा जाए। ये अपनी असली पहचान को दोबारा दुनिया के सामने रखने की एक कोशिश थी। अच्छा, नाम की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा यहाँ की आस्था की गहरी जड़ों को टटोलते हैं। ये सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। इस्लाम के आने से सदियों बल्कि हजारों साल पहले ईरान का मुख्य धर्म था ज़रथुस्त्रवाद। ये दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरयवादी धर्मों में से एक है। मतलब एक ऐसा धर्म जो एक ही ईश्वर में यकीन रखता है, और वो ईश्वर है अहुर मज़दा। और इस धर्म का जो सार है ना, वो इन तीन बेहद सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली बातों में छिपा है। हुम्ता यानी अच्छे विचार, हुक्ता यानी अच्छे वचन, और हुर्रिश्ता यानी अच्छे कर्म। मतलब अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। इनका जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है ज़िंद अवेस्ता। अब इसकी बनावट भी बड़ी खास है। इसमें अवेस्ता तो है मूल ग्रंथ और ज़िंद है उसी की फारसी में की गई व्याख्या, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। ये कुछ कुछ हमारे वेदों और उन पे लिखे ब्राह्मण ग्रंथों जैसा ही है। लेकिन फिर वक्त बदला। 7वीं सदी के बाद अरब आक्रमणों के साथ ईरान में इस्लाम आया। और फिर कई सौ साल बाद सन 1501 में सफाविद राजवंश ने शिया इस्लाम को देश का राजधर्म घोषित कर दिया, जो आज ईरान की मुख्य धार्मिक पहचान है। तो धर्म की तरह ही ईरान की राजनीतिक विरासत भी बहुत शानदार रही है। चलिए अब उन महान साम्राज्यों के दौर में चलते हैं जिन्होंने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ी। ये कहानी शुरू होती है लगभग 550 ईसा पूर्व में हकामनी साम्राज्य से। फिर आता है सिकंदर का दौर, उसके बाद पार्थियन, फिर सासानी और आगे चलकर सफाविद राजवंश। हर एक दौर ने ईरान को एक नया रूप, एक नई पहचान दी। और जब हखामनी साम्राज्य की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, साइरस द ग्रेट। कमाल के शासक थे वो। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया जिसकी नींव लड़ाई झगड़े पर नहीं बल्कि सहिष्णुता और एक दूसरे के सम्मान पर रखी गई थी। इसके बाद आता है सासानी साम्राज्य का दौर, जिसे अक्सर प्राचीन ईरान का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो वक्त था जब फारसी कला, साहित्य और भाषा अपने चरम पर पहुंची। चलिए अब इतिहास में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आते हैं 20वीं सदी में। यहाँ कहानी एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा मोड़ लेती है जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल दिया। एक साल, सिर्फ एक साल, जिसने आधुनिक ईरान के इतिहास की दिशा ही पलट दी। वो साल था 1979। तो 1979 में हुआ क्या? एक इनकलाब, एक क्रांति। इस क्रांति ने ईरान की 2500 साल पुरानी राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका। पश्चिमीकरण के बढ़ते चलन पर रोक लग गई और देश अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। ये एक बिल्कुल नए ईरान का जन्म था। लेकिन सवाल ये है कि ये क्रांति हुई क्यों? दरअसल इसके बीज पहलवी शासकों के दौर में ही पड़ गए थे। उन्होंने ईरान को आधुनिक बनाने की कोशिश तो की, लेकिन इस तेज रफ्तार बदलाव की वजह से समाज का एक बड़ा तबका, खासकर धार्मिक और पारंपरिक लोग, खुद को पीछे छूटा हुआ महसूस करने लगे। और यही असंतोष आखिरकार क्रांति की वजह बना। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आज के ईरान की पहचान क्या है? सच तो ये है कि इसकी पहचान किसी एक चीज से नहीं बल्कि कई परतों से मिलकर बनी है। जरा सोचिए, इस पहचान में फारसी भाषा की मिठास है, उन महान प्राचीन साम्राज्यों का गौरव है, ज़रथुस्त्रवाद की हजारों साल पुरानी सीख है, और आज के शिया इस्लाम की गहरी आस्था भी है।
इन सभी को मिलाकर ही ईरान की असली तस्वीर बनती है। तो आज हम इस कहानी को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। अपनी इतनी शानदार पुरानी विरासत और आज की दुनिया की नई चुनौतियों के बीच ईरान भविष्य में अपनी पहचान को क्या रूप देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।